दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है फ्रांज फेनन। जी हाँ, आधुनिक अफ्रीकन क्रांतिकारी, समाज दार्शनिक, अल्जीरिया स्वतंत्रता संग्राम में सशस्त्र क्रांति को खुला समर्थन देने वाले फेनन, उनका अंतिम लक्ष्य था संपूर्ण मानव जाति की स्वतंत्रता। दोस्तों, फेनन के जीवन परिचय की बात करें तो फेनन का जन्म 1925 में फोर्ट डी फ्रांच, मैर्टिनिक क्यू, फ्रांस में हुआ। वे एक राजनीतिक दार्शनिक थे, आधुनिक अफ्रीकी क्रांतिकारी, मूलतः मनोरोग वैज्ञानिक, मनोविश्लेषक, चिकित्सक और समाज दार्शनिक थे। फ्रेंच फेनन पर अफ्रीकी स्वतंत्रता सेनानी का प्रभाव पड़ा। वे उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में शामिल हुए। फ्रेंच फेनन अल्जीरिया क्रांति के प्रमुख विचारक रहे। उन्होंने उपनिवेशवाद का खुला विरोध किया। एक समाज दार्शनिक थी। अपने दर्शन में उन्होंने ज्ञान व अनुसंधान दोनों का प्रयोग किया। सबसे पहले उन्होंने कॉलोर के लोगों पर जातिवाद के प्रभाव का विश्लेषण किया। फिर साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद के मनोवैज्ञानिक व आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण किया। फेनन जब सेना में भर्ती होते हैं, जब सेना में शामिल होते हैं, तो उनको अनेक अनुभवों का सामना करना पड़ता, खासकर से दैनिक नक्सलवाद का सामना उन्होंने किया। कैरिबियन के विधि शासन के खिलाफ वे समर्थन में शामिल हुए। फ्रांस में नाजियों के खिलाफ फ्रांसीसी प्रतिरोध का समर्थन किया। अफ्रीकी स्वतंत्रता सेनानियों का प्रभाव व उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में शामिल होने का उनको मौका मिला। फेनन 1953 में अल्जीरिया में बिल्डा जॉन विक हॉस्पिटल में मनोरोग विभाग के प्रमुख बनकर गए, परंतु बहुत जल्दी ही उन्होंने 1956 में वहां से इस्तीफा देकर क्रांतिकारियों की सेवा में लग गए। वह नेशनल लिबरेशन फ्रंट में शामिल हुए। कुछ दिन बाद वो ट्यूनिस चले गए और वहां भी उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी पत्रिका मुजाहिद निकाली। वास्तव में फेनन अल्जीरिया क्रांति के प्रमुख विचारक थे। उन्होंने साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का खुला विरोध किया। कुछ समय के लिए वो घाना में राजदूत भी रहे। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिन्होंने खाली अल्जीरिया या फ्रांस में नहीं, परंतु पूरी दुनिया में अपना विशेष प्रभाव छोड़ा है। उनमें से प्रमुख हैं जो उनकी पहली रचना थी ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क 1952, और दूसरी की अगर हम बात करें तो रिच्ड ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के अभागे लोग। ये दो रचनाएं उनकी काफ़ी फेमस रही, और उसके अलावा भी कुछ बुक्स हैं, उनको आप देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया, फेनन की दो रचनाएं बहुत ही फेमस हुई थी, रिच ऑफ द अर्थ 1961, और दूसरी जो पहली उनकी रचना थी ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क। फेनन के बारे में अगर हम कहें तो फेनन समाजवादी राष्ट्रवाद के कट्टर समर्थक थे। फेनन के दर्शन का सार तत्व था उत्तर उपनिवेशवादी अध्ययन व समालोचनात्मक सिद्धांत। फेनन मार्क्सवादी राजनीतिक क्रांतिकारी थे। अफ्रीका की स्वतंत्रता संग्राम का उन्होंने खुलकर समर्थन किया। फेनन से ही प्रभावित होकर नेशनल मंडेला ने 1963 से 1990 तक अश्वेत क्रांति आंदोलन चलाया। फेनन ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट चलाया। 1950 में मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में अश्वेत लोगों के लिए आंदोलन चलाया। फेनन कार्ल मार्क्स, हीगल, जॉन पॉल सार्त्रे, फ्रायड, मैक्स वेबर से प्रभावित थे। पुस्तक द रिच ऑफ द अर्थ में कहते हैं कि फ्रेंच व अंग्रेजी लोगों ने हिंसा से उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद की जड़ें जमाई है। उसी हिंसा से हमें उन्हें हटाना है। इसका मतलब फेनन हिंसा का समर्थन करते हैं। वह आगे लिखते हैं, जब कोई देश दूसरे देश पर अधिकार करता है तो इसकी इंसानियत व मानवता खत्म हो जाती है। यही मानवता अल्जीरिया के प्रति फ्रेंच के लोगों की खत्म हो गई है। वे कहते हैं कि मेरी इस पुस्तक से यूरोपियन पर प्रभाव पड़ेगा, यूरोपियन इससे प्रभावित होंगे। हालांकि मैंने ये उनके लिए नहीं लिखी है, उनका ये भी मानना था। फेनन का मानना है कि हिंसा से अधिकार स्थापित करके उसी समय बीज बो दिए जाते हैं। जब साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद स्थापित किया जाता है हिंसा के द्वारा, तो उसी समय वो जो बीज हैं हिंसा के, वो बो दिए जाते हैं, और उन्हीं से फिर हिंसा
का प्रयोग करके ही ऐसे लोगों को हटाया जाएगा। साम्राज्यवादी लोग शोषित को जानवर की तरह देखते हैं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। फेनन कहते हैं कि फ्रांस से अल्जीरिया बाद में कैसे इंटरनेशनल रिलेशन रखेगा, कैसे उनके साथ संबंध रखेगा, क्योंकि उन्हीं का सारा लूट का पैसा वो लेके गए हैं, उन्हीं से अमीर बने हैं। और यही बात भारत में भी लागू होती है कि अंग्रेज जो ब्रिटेन जो फला फूला, तो किससे, जो साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी राष्ट्र पर उन्होंने कब्जा किया, जो उन्होंने साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद की स्थापना की, उसी के बलबूते उन्हीं का पैसा लेकर वो अमीर बने। तो फेनन कहता है कि वो जो लूट का पैसा है वो वापस लौटाना चाहिए, कुछ धनराशि के रूप में वापस लौटाना चाहिए, क्योंकि वो उन्हीं का पैसा है। आगे वो कहते हैं कि गांव में रहने वाला किसान साम्राज्यवाद में उपनिवेशवाद का खुलकर विरोध करता है, शहर वाले नहीं करते। अल्जीरिया में जो पार्टी बनी वह भी फ्रांस के मॉडल बनी, यानी कि जो नेशनल पार्टियां बनती हैं वो उन्हीं के मॉडल बनती हैं जो शोषित देश होते हैं। अतः वो खुलकर विरोध नहीं करती, वो प्रभावशाली नहीं होती। जब बात किसानों की करते हैं तो कहते हैं किसान जबरदस्त विरोध तो करते हैं, लेकिन वो अकेला ऐसा नहीं कर सकते, उनको किसी गाइडेंस की, उनको किसी के साथ की जरूरत होती है, तब वो ऐसा कार्य कर पाते हैं। और जो किसान विरोध करते हैं वो कोई और विरोध नहीं कर सकता। फेनन लिखते हैं कि जो सत्ता है वो डॉक्टर, प्रशासक और वकील के हाथों में नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उपनिवेशवाद की व्यवस्था में जो व्यवस्थाएं बनी रहती हैं, ये लोग फिर उन्हीं व्यवस्थाओं को बनाए रखते हैं। अतः तरीका क्या है कि उपनिवेशवाद के बाद जब उपनिवेशवाद की समाप्ति हो जाएगी और जो नई व्यवस्था बनेगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विकेंद्रीकरण कर दिया जाए। विकेंद्रीकरण से क्या होगा कि इन कामकाजी लोग, कौन कामकाजी लोग? डॉक्टर, प्रशासक, वकील आदि, इनके हाथों में सरकार नहीं आएगी। आगे वे लिखते हैं कि जब उपनिवेशवाद के बाद सत्ता का हस्तांतरण होता है तो साम्राज्यवादी देश की कोशिश ये रहती है कि वो अपना जो साम्राज्य है जो छोड़कर जा रहे हैं वो पूंजीपति वर्ग के हाथ में सौंप कर जाते हैं। जो सत्ता का हस्तांतरण होता है वो पूंजीपति वर्ग के हाथ में होता है, ताकि वही शोषण बना रहता है, वही व्यवस्था बनी रहती है। तो वो मानते भ्रामक स्वतंत्रता है, क्योंकि यह लोग वही है, वही सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बनाए रखते हैं और उस उपनिवेशवाद काल के बाद भी शोषण होता है। तो ये वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है, ऐसा फेनन का मानना है। फेनन कहते हैं कि उपनिवेशवाद सभ्यता व संस्कृति को चोट पहुंचाता है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर समझें तो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत को सोने की चिड़िया माना जाता था, भारत को सोने की चिड़िया की उपाधि दी जाती थी। तो जब हमें अपने गौरवशाली इतिहास का पता चलता है तो हम आवाज़ उठाते हैं, और वही सबसे जरूरी है कि हम अपनी राष्ट्रीय संस्कृति को भी जीवित रखें, उसको ऊपर उठाएं। फेनन क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थे, अतः उन्होंने अल्जीरिया व ट्यूनिशिया में जब काम किया एज ए एक्सपर्ट, एज ए डॉक्टर, एज ए प्रमुख बनकर वहाँ गए, तो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान वहाँ ये अनुभव किया कि उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद लोगों को बीमार बना रहा है, उनको दिमागी रूप से बीमार बना रहा है, और उन्होंने ऐसे लोगों के अनुभव को बाद में बताया। इस पुस्तक में भी वो अपने भाइयों से, कॉमरेड से अपील करते हैं कि वो यूरोप से अलग हो जाएं, उनकी संस्कृति के चक्कर में ना पड़े। नए राष्ट्र जब आज़ाद होंगे तो मिलकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अपनी संस्कृति व सभ्यता को जीवित रखना बहुत जरूरी है, ऐसा फेनन का मानना है। जो एक और जो उनकी पुस्तक थी जो सबसे पहले लिखी गई, उसका नाम था ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क। उपनिवेशवाद काल में श्वेत में अश्वेत लोगों के संबंध का वर्णन इस बुक में फेनन करते हैं। फेनन लिखते हैं जब श्वेत शासन करते हैं, जो व्हाइट लोग शासन करते हैं, तो उनकी जो मानसिकता है वो कैसी होती है, अश्वेत की मानसिकता में क्या परिवर्तन आता है, जो ब्लैक मैन थे उनकी मानसिकता में क्या परिवर्तन आता है। वे कहते हैं कि उपनिवेशवाद में व्यवस्था की संरचना इस तरीके से की जाती है कि श्वेत लोग जो करेंगे वही ठीक है, उनको सर्वश्रेष्ठ मान लिया जाता है, उनको ऊंची सभ्यता वाला मान लिया जाता है, उनको ऊंची जाति वाला मान लिया जाता है, उनको ईश्वर की संतान
मान लिया जाता है। ऐसा दिमाग में बैठाने का प्रयास किया जाता है कि भगवान ने एशिया व अफ्रीका के लोगों के पास उनको भेजा है ताकि उनको सभ्य बनाया जा सके। इस तरीके की भावनाएं, इस तरीके की विचार, इस तरीके की आइडियोलॉजी फिट करने का प्रयास किया जाता है। फेनन कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये श्वेत अपने को हीन समझें, श्वेत अपने को सर्वश्रेष्ठ समझें, और एक ऐसा एहसास कराया जाता है, ऐसा माहौल बनाया जाता है कि जो समाज बनाया है श्वेत लोगों ने, जो उनकी राजनीतिक व्यवस्था है, जो आर्थिक व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, वो बिल्कुल अच्छी है, वो बिल्कुल अच्छी है, वो सर्वश्रेष्ठ है, उससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। पश्चिमी देशों को विकास का प्रतीक मान लिया जाता है। आज भी ऐसा ही होता है। आज भी वर्तमान में अगर हम बात करें तो हम आज एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि जो पश्चिमी के राष्ट्र हैं, जो पश्चिमी राष्ट्र हैं, जो वर्तमान में हम उनको विकास का प्रतीक मान लेते हैं, उनकी बुद्धि व विकास की नकल करते हैं विकासशील राष्ट्र। तो लोगों के दिमाग में यह बैठा दिया जाता है कि श्वेत लोगों का शासन श्रेष्ठ है, इनकी पद्धति श्रेष्ठ है, इनका कल्चर श्रेष्ठ है। ये चीज़ें एक पूरी प्री प्लान के तहत ये चीज़ें की जाती हैं। तो होता क्या है, जो अश्वेत लोग हैं वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने मूल्य भूलकर श्वेत लोगों की भाषा, संस्कृति को अपनाना शुरू कर देते हैं। तो उनको ऐसा एक इस तरीके का प्रतीत कराया जाता है कि ऐसा करने से उनका जो लेवल है, उनकी जो रेपो है, उनका जो सम्मान है वो ऊंचा हो जाएगा। लेकिन फिर लिखते हैं कि श्वेत लोग इन चीज़ों पर, श्वेत लोगों पर उनका प्रभाव नहीं पड़ता। अश्वेत कुछ भी कर लें, उनकी संस्कृति अपना लें, उनके मूल्य अपना लें, परंपराएं अपना लें, भाषा अपना लें, लेकिन श्वेत लोग, वाइट लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ही समझेंगे और अश्वेत लोगों को हीन ही समझेंगे। तो किसी भी देश की संस्कृति को ऊंचा उठाना सबसे प्रथम दायित्व होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए, ऐसा फेनन का मानना है। फेनन मानते हैं कि हमें अपने गौरवशाली संस्कृति व परंपरा पर गर्व होना चाहिए। फेनन के विचारों का प्रभाव, फेनन के विचारों का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र में प्रजातिवाद विरोधी घोषणा पत्र 1963 में लाया जाता है। अफ्रीकी एकता कोष की स्थापना 1986 में होती है। मंडेला का आंदोलन 1963 से 1990, उन्होंने जो बुक लिखी द लॉन्ग वॉक 1994 में, उसने काफ़ी असर डाला। तो फेनन एक समाज दार्शनिक थे और उन्होंने समाज पर गहरा प्रभाव डाला। थैंक यू वेरी मच।